पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें था उन चीज़ों को क्लियर किया। क्या क्या जाना? संख्याओं के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त किया, बिल्कुल जीरो से, है ना। धनात्मक संख्याओं के बारे में जाना, ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करना हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो देखो, यहाँ तक जो है ये तो हो गया बेसिक चीजें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हमें क्या करना है, उस पर नजर दौड़ाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, इस अध्याय में जो है हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। हाँ, यदि उन पिछला वीडियो अगर नहीं देखी हो तो जाकर के उसको जरूर देख लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है उन्हीं पर आधारित है, ठीक है। संख्याओं के बारे में जानकारी बिल्कुल रहना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में इस अध्याय में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बस ध्यान रहे कि इसे हम जो है धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। और ये दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं, यह मेंशन किया हुआ है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, जिसको हम लोग कलन विधि भी कहेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ये हो गया पहला गुण। दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। दो गुण पढ़ेंगे। जब हम पहला गुण पढ़ लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसके पढ़ने से हम क्या कर पाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कोई दो पूर्णांक दिया हुआ रहेगा, मान के चलते हैं 28, ठीक है, 26, ये दो संख्या है। इन दोनों संख्या का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखोगे, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरा गुण पढ़ेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके पढ़ने से हम क्या कर पाएंगे? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके √2, √3, √5 जैसे संख्याओं की जो है अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं √2, √3, √5, √7 ये सारे अपरिमेय संख्या हैं। तो इनकी अपरिमेयता को, जैसे प्रश्न आता है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है, तो इनका जो अपरिमेय है, ये जो अपरिमेय है, इनकी अपरिमेयता को हम लोग किससे सिद्ध करेंगे? जब हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़ लेंगे। जानते सब गए, ठीक है, इस नाम से परिचित नहीं है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हम लोग अभी सुन रहे हैं, वैसे इससे परिचित हैं हम लोग। अभी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, ये सारे तो पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है किसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा तो वो पी बटा क्यू के रूप में होगा। भिन्न वाला, बटा वाले संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा? कब शांत होगा? बटा वाला संख्या है, मान के चलते हैं 17/9 दे दिया, तो ये बटा वाला हो गया। 9 से हमें 17 को भाग करना है, तो 9 से हम लोग 17 को भाग करेंगे तो ये भाग लगेगा या नहीं लगेगा? भाग लगने का मतलब है शेषफल शून्य आएगा या नहीं। मतलब जैसे 9 से हम अगर 17 को भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा या नहीं? पूरा पूरा कटेगा। अगर शेषफल शून्य आता है तो बोलेंगे ये क्या है?
शांत है। अगर शेषफल शून्य नहीं आए तो बोलेंगे ये अशांत है। भाग देना तो आता ही है, ठीक है, भाग देना सबको आता होगा। तो शेषफल कब शून्य आता है? जैसे हम लोग मान के चलते 2 से हम भाग करेंगे 112 को, भाग करेंगे 2 5 6 10 हो गया, 1 बच जाएगा, 2 उतरेगा, 6 दूनी 12 हो गया। तो देखो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो शेषफल 0 आने का मतलब ये पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है, पूरा कट गया। तो ये इसको बोलेंगे ये शांत है, यानी 112/2 जो है ये शांत है। क्या है? शांत। इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव में जब काटेंगे तो इसको दशमलव में वैसे नहीं काटा है, जब हम इसको दशमलव में काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो पूरा पूरा कट जाए यानी शेषफल जिसका शून्य आ जाएगा वो शांत होगा, और जिसका शेषफल शून्य नहीं आएगा वो अशांत होगा, ठीक है, देखेंगे अभी। उसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके ही हम लोग जो है ना, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके केवल हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और यूक्लिड विभाजन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रश्न आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए होता है? तो उसमें ऑप्शन होता है, जवाब देते हैं एचसीएफ ज्ञात करने का, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम क्या है ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलो पहले एचसीएफ और एलसीएम क्या है यही पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके चलो, एचसीएफ और एलसीएम देखो, फिलहाल समझो क्या है उसको समझा रहा हूँ, कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूँ। वैसे अमूमन बच्चों को ये पता होता है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, कई तरह से निकाल सकते हैं, कई तरीके हैं निकालने का। देखो मान के चलते हैं कोई दो संख्या लेते हैं, एक ले लेते हैं 36 और दूसरा ले लेते हैं 20। दो संख्या हम लोगों ने ले लिया 36 और 20, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ या एलसीएम। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, किसका? 36 का और 20 का, ठीक है। तो एलसीएम जब निकालेंगे ना तो इसका एलसीएम आएगा 180 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 180। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे, फिर कहा कैसे निकालेंगे वो आगे बताएंगे, पहले फिलहाल समझो, मैं ये बताऊंगा अभी कि एचसीएफ और एलसीएम है क्या, ठीक है। इसका एचसीएफ आएगा 4। तो एलसीएम में क्या होता है, वो सबसे छोटी संख्या निकलता है। एलसीएम में वो छोटी संख्या निकलता है, सबसे छोटी संख्या निकलता है जो दिए हुए संख्याओं से भाग लग जाएगा। ये जो 180 है ना, छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। 180 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जो दिए हुए संख्या से, दिया हुआ कौन सा संख्या है? 36 और 20, 36 और 20 दोनों से भाग लगेगा। 180 से और कोई छोटा संख्या नहीं है जो 36 से भी भाग लग जाए और 20 से भी भाग लग जाएगा। क्लियर, समझ में आया? वो छोटी संख्या जो दिए हुए संख्याओं से भाग लग जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ये बड़ी संख्या है। एचसीएफ क्या है? ये बड़ी संख्या है। कितनी बड़ी संख्या है? तो सबसे बड़ी संख्या। 180 सबसे छोटी संख्या है और 4 सबसे बड़ी संख्या है जो क्या करेगा? इन दोनों को ही भाग दे देगा। 4 से 36 कट जाएगा, 4 से 20 भी कट जाएगा। 4 से बड़ा या 4 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो 36 और 20 दोनों को काट दे। समझ में आई बात? एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं को भाग दे देगा। एलसीएम सबसे छोटी संख्या होता है जो दिए हुए संख्याओं को भाग दे देगा। राइट?
ठंडे दिमाग से थोड़ा सोच लेना, समझना है इसको। ओके, चलो ये तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ क्या है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। देखो एलसीएम हम लोग लॉसो लॉसो कैसे निकाला करते थे, ऐसे अगर हम लोग को 36 और 20 यहाँ दे दिया हुआ, इस तरह से करते थे, दोनों को बोलते थे पहले 2 से काटो जी, अभाज्य संख्याओं से ही काटना होता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2 है, 3, 5, 7 है ना, उसके बाद 7 के बाद 11, 13, 17, ये सारे अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से ही काटना, पहले 2 से ट्राई करना, 2 से कटे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे 3 से काटेंगे। 2 से काटते थे ना, तो कितना हो जाता था ये, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 10 दूनी 20 हो गया। पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार में, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। अब आगे कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखो इसमें जब हमें एलसीएम निकालना होता था, आगे तो और कटेगा नहीं, कम से कम 2 ठो कटना चाहिए ना, आगे कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से सिर्फ 9 कटता है, 5 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से नहीं कटा, 5 से चलाएंगे, 5 से भी एक ही कट रहा है, सिर्फ 5, 9 तो कटेगा नहीं, कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, है ना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, जितना भी गुणनखंड होता था सबको हम क्या करते थे, गुना कर देते थे, इस तरह से लिख लेते थे। उसके बाद क्या क्या भाई, 2 ठो 2 आया, 1 2 ठो 2, फिर उसके बाद नीचे क्या है, 9 है, फिर 5 है, तो कितना हो जाता था ये, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, है ना, हुआ ना, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 5 6 20 और 20 नमा 180 हो गया, क्लियर, 180 आ गया। अब हम जब एचसीएफ की बात करते हैं तो यहीं से हम लोग एचसीएफ ही निकाल लेते थे, ऐसे ही एचसीएफ भी हम लोग निकाल लेते थे। एचसीएफ क्या होता था, देखो ये जो 2 है, 2 से दोनों कट गया है तो 2 लेंगे, इस 2 से भी दोनों कट गया है, अगर 2 से दोनों नहीं कटता तो 2 को नहीं लेते, तो 2 को ले लिए। अब ये दोनों तो कटा नहीं है ना, तो इसको हमें लेना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। एक तो तरीका ये था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, ठीक। दूसरा हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से भी निकाला है, चलो इसको फिलहाल हम लोग अभी मिटा देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है उस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, हम क्या करते हैं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। पहले किसका करते हैं, 36 का करते हैं, 36 का करेंगे तो किससे, 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, फिर 2 से चलेगा, कितने बार में, 9 दूनी 18, 9 आ गया। अब ये 9 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, यानी 3 तिया 9, बस हो गया। अब आगे इसको नहीं करना है। उसके बाद हमें किसका करना है, 20 को भी अभाज्य गुणनखंड कर देना है, 2 से 10 बार में, है ना, फिर 2 से कितने बार में, 5 दूनी 10 हो गया। अब चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम यहाँ देख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। 36 जो है ये, इसमें 2 ठो 2 है, 2 ठो 3 है, ठीक है। उसके बाद 20 की अगर बात करेंगे तो 20 में क्या क्या है, 2 ठो 2 है और 1 ठो 5 है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम किसका किसका, तो 36 और 20 का, 36 और 20 का एलसीएम जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना उसको लेते हैं, जैसे हमें 2 को लेना है, ठीक है। तो देखो दोनों में 36 और 20 में देखो 2 सबसे ज्यादा किस में है, दोनों में बराबर है, कै ठो 2 है, 2 ठो, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, 2 हम लोगों ने ले लिया। अब आ गई बारी 3 की, बोलो 3
सबसे ज्यादा किस में है? तो 36 में। 20 में है क्या? 20 में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 तो किसी न किसी में तो है, 36 में है ना। तो कै ठो 3 है? ज्यादा, सबसे ज्यादा कितना 3 है? 2 ठो। तो दोनों ही 3 को हमें ले लेना है। ले लिया, 3 ले लिया, 3 का बारी खत्म। अब देखो 3 के बाद 5 भी है, तो 5 किस में है? ज्यादा 5 देखो, सबसे ज्यादा 5 किस में है? बोलेंगे सबसे ज्यादा 5 20 में ही है, एक ठो है, 36 में तो है ही नहीं। तो 5 को हमें क्या करना है? ले लेना है। ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 5 6 20 हो गया। इन तीनों को गुना किए तो कितना हो गया? 20 हो गया। और ये 3 तिया 9, 9 और 20 को गुना करेंगे तो कितना? 20 नाम 180, 180 आ गया। चाहे तो इसको आप लोग नॉर्मल जैसे गुना करते हो वैसे भी गुना कर सकते हो। 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है। अब 12 तिया 36, 36 को 5 से गुना करोगे 180 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? 36 और 20 का है ना। एचसीएफ में हम लोग करेंगे जो दोनों में हो उसी को लेंगे, जो दोनों में नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। जैसे हमें दो दो लेना है, क्या लेना है? 2। तो यहां देखो 2 दोनों में है, ले लो। दोनों में 2 है ना, तो इसको ले लेना है। उसके बाद देखो पुनः यहां भी 2 है, ठीक है, तो भी हमें क्या करना है? इस 2 को ले लेना है। उसके बाद देखो अगर 3 की बात करते हैं तो 3 क्या दोनों में है? नहीं है, नहीं लेना है। दोनों में नहीं है मतलब नहीं लेना है। 5 को देखो, क्या 5 दोनों में है? नहीं है। दोनों में मतलब 36 और 20 दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में तो नहीं है, तो हमें इसको भी नहीं लेना है। मतलब और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो, है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो और नहीं लेना है। बस अब हमें इसको गुना कर देना है। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो एचसीएफ हम लोग का 4 आया और एलसीएम 4 आया। समझ में आया? ठीक है। एलसीएम में जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसी को लेना है। 2 को लेना है, सबसे ज्यादा 2 किसमें है? देख रहे हैं भाई, यहाँ दोनों बराबर है, ले लो, दोनों को ले लो। बराबर है तो कोई बात नहीं, बराबर है तो बराबर ले लिया। 3 को देखना कि 3 सबसे ज्यादा किसमें है? भाई 36 में 2 ठो 3 है, 20 में है ये नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? 36 में ही ना हुआ। डाल दो, सबसे ज्यादा कितना है? 2 ठो है, दोनों ठो को डाल दिया, डाल दिया। अब हम देखेंगे 5, 5 भी है, सबसे ज्यादा 5 किस में है? तो सबसे ज्यादा 5 किस में है? 20 में है, एक ठो 5 है, 36 में तो 5 ही नहीं है, तो है ना 5 भाई, एक ठो है ना, तो वो ज्यादा हुआ कि नहीं? डाल दो 5 को। 5 के बाद 7 है क्या? नहीं है। 11 है क्या? नहीं है। 13 है? नहीं है। अब नहीं है तो आगे लेना भी नहीं है। जब सबको गुना करेंगे तो वो हो गया एलसीएम। एलसीएम 180। ये 180 सबसे छोटी संख्या है जो 36 से भी भाग लग जाएगा और 20 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। वहीं एचसीएफ में क्या हुआ? एचसीएफ में हम उसी को लेंगे जो सब में हो, जो गुणनखंड अभाज्य संख्या सब में हो उसी को लेना है। 2 को लेना है, तो 2 या 36 और 20 की ही बात हो रही है। अगर और भी संख्या होता तो और उसको भी देख लेते। 2 ठो संख्या लिए यहाँ, तो 36 और 20 में 2 दोनों में है तो ले लिया। अब 3 की बात करेंगे, 3 दोनों में तो है ही नहीं, तो 3 दोनों में नहीं है तो 3 को लेना ही नहीं है। क्लियर? 5 को देखेंगे, 5 तो दोनों में है ही नहीं, तो इसको भी नहीं लेना है।
इस तरह से हम लोग का 36 और 20 का HCF कितना निकला? 4 निकला। और ये 4 क्या है? ये सबसे बड़ी संख्या है। 4 से और कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 36 और 20 दोनों को भाग दे देगा। मतलब 4 से 36 भी कट जाएगा और 4 से 20 भी कट जाएगा। 4 से 36 भी कट जाएगा और 4 से 20 भी कट जाएगा। ठीक है, 180 36 से कट जाएगा और 20 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से 36 और 20 से 180 कटेगा। ध्यान रहे, एलसीएम में दिए हुए संख्या से कटेगा, एचसीएफ में जो एचसीएफ निकलेगा उससे कटेगा। क्लियर? आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब 2-3 तो मैं आप लोग को बनाने के लिए दे रहा हूं, बना लेना। ठीक है, बना करके चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। 2 ठो संख्या दे रहा हूं, एक ठो दे रहा हूं 120, ठीक है, दूसरा दे रहा हूं 75। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा दे रहा हूं 30 और एक तो दे रहा हूं 90। इन दोनों को बना करके आप लोग कमेंट में कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो। ठीक है, चलो, तो एलसीएम और एचसीएफ भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। तो बात कहाँ थी हम लोगों ने ये समझा कि धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों से हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं पढ़ना। पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। इसके पढ़ने से हम लोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर पाएंगे। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या ज्ञात करेंगे? 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जब हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके पढ़ने से हम क्या करेंगे? √2, √3, √5 जैसे अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। दूसरा, वही कोई परिमेय संख्या वो कब उसका जो दशमलव प्रसार है यानी दशमलव में जो काटेंगे तो कब वो शांत होगा और कब अशांत होगा। तीसरा, ये एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करेंगे। अभी जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए ना, ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ही हम लोगों ने किया। ठीक है, चलो, तो पहला गुण को हम लोग समझ लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इससे पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? देखो, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q जोड़ r 0, ठीक है, 0 जो है छोटा या बड़ा r से, और r जो है छोटा है b से है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। क्या समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में तो नहीं आया होगा। चलो, इसको ऐसे समझो, भाग तो सबको जानते हैं, भाग देना सबको जानते हैं ना। भाग कैसे देते हो? ऐसे देते हो, ऐसे, और यहाँ जो है शेष बच जाता है। ठीक है, इधर यहाँ क्या होता है? शेषफल। ठीक है, शेषफल को हम लोग 8 से दर्शाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? या बीच में होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। इसको हम लोग a से दर्शाएंगे। ठीक है, और इधर होता है भागफल। भागफल को हम लोग q से दिखाएंगे, और इधर होता है भाजक, भाग देने वाला भाजक, इसको हम लोग b से दिखाएंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? जो बीच में होगा वो a, ठीक है, जो यहां होगा वो b, और जो यहां होगा q, जो यहां बच जाएगा वो r।
अब देखो भाग तो सब कोई बनाए हैं, जैसे अभी हम लोग लेते हैं 7 से भाग करते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं, 39 ले लिया, भाग दोगे 7 5 से 35 हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 4। बचपन में चेक करने के लिए सीखे थे, चेक कैसे करते थे, तो इसको और इसको गुना करते थे, है ना। 7 और 5 को क्या करते थे, गुना करते थे, 7 5 से 35 हो जाता था, और जो शेष होता है ना, शेष को हम क्या करते थे, जोड़ते थे ना। क्या आ गया, 39 आ गया, तो ये 39 इसके बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बस वही काम है, देखो बस यही करना है, यही करना है। हम यहां लिखेंगे 39 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 4। ये 39 क्या है, बीच वाला है, बीच वाला को ए बोलते हैं। 7 क्या है, भाजक है, भाजक को हम लोग बी बोलते हैं। 5 क्या है, भागफल है, भागफल को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। गुना, देखो बी क्यू लिखे ना, तो यहाँ गुना छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जोड़ 4 क्या है भाई, शेषफल, शेषफल को हम लोग आर बोलते हैं। यही तो है, यही नहीं है क्या, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो क्या है, यही ना है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमेय है। कोई दिक्कत, अब मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा, है ना। ये सारा जाना पहचाना है, बस नाम से थोड़ा सा हम लोग अपरिचित थे, पहले नहीं जानते थे कि ये हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमेय है। ये बिल्कुल परिमेय क्या होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये कथन सिद्ध किया हुआ है, ऐसा ही होता है, ऐसे चेक करते हैं, इससे और दूसरा होता ही नहीं है। अब इसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, ये वाला यहाँ अगर देखेंगे, ये वाला यहाँ, ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, 0, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो 0, फिर इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से, फिर ये, फिर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ बी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बता रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ देखो इस तरह से है ना, इधर ये मुंह खुला हुआ है ना, मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है ना बड़ा, तो इधर बड़ा, इधर मुंह छुपा हुआ है, छोटा है पतला, तो ये छोटा, इधर बड़ा और इधर छोटा, इधर बड़ा और इधर छोटा। और जब हम यहां इस तरह से लगा लेते हैं तो बोलेंगे बराबर, यानी ये जो आर है, ये जो आर है, ये शेषफल है, शेषफल या तो 0 बचेगा, ठीक है, या तो 0 बचेगा, या फिर 0 से बड़ा, शेष कभी माइनस में बचेगा। अच्छा, इसी की अगर बात करेंगे हम लोग, देखो समझ में आ गया ना, ये हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है। देखो जैसे यहां यदि हम लोग इस तरह से कर, इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे 40 से, यहाँ ऐसे लिखते 7 5 35, 7 6 42 हो गया भाई। चलो घटाओ, तो ऊपर से नीचे 12 में से 9 गया 3, 3 में से 3 गया 0, चूंकि नीचे से घटाए तो यहाँ नीचे घटा, क्या ऐसा होगा -3, शेषफल कभी माइनस में बचेगा। माइनस में मतलब माइनस में होना 0 से छोटा, तो शेषफल कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, शेष कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, माइनस में नहीं बचता है, या तो शेष 0 हो जाएगा, शेषफल यहाँ 0 बचता है कभी, ठीक है, या 0 से बड़ा ही बचता है। दूसरा कंडीशन ये है, पहला देखो यहाँ शेषफल, ये जो r है, ठीक है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, इसका मतलब बड़ा, इधर छोटा, ठीक है, 0 से बड़ा, ये जो r है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या नहीं 0 होगा, या तो r 0 होगा या 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे r जो है, शेषफल जो है, या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि जो ये जो r है b से हमेशा छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा, b से छोटा होगा ही भाई। अब देखो
क्या कभी शेषफल 7 बचेगा? 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे और 7 शेषफल बचेगा, ऐसा होगा? अच्छा, यहाँ ऐसे लिखोगे क्या? मान के चलते अगर 42 से भाग देते हैं तो 7 5 35 लिखोगे, 7 6 42 होता है वैसे, तो 7 5 35, 42 में से 35 चला गया 7। कभी ऐसे करोगे? कभी नहीं करोगे। शेषफल ये हमारा b है, तो b के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। होगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा? शेषफल क्या हो सकता है भाई? या तो शून्य हो सकता है, मान के चलते अगर 42 को भाग करेंगे तो 7 छके 42 हो गया, तो शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक। या यदि हम लोग 43 को भाग करेंगे तो 7 छके 42, शेषफल 1 बच गया। शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल 1 हो सकता है। अच्छा, अगर यहाँ हम लोग 4 डाल देते हैं तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। शेषफल मेरा 1 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है ना? अच्छा, यहाँ यदि हम 5 डाल देते हैं 45, तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसी तरह से 4 बच सकता है, शेषफल 5 बच सकता है, शेषफल 6 बच सकता है, लेकिन शेषफल 7 नहीं बच सकता है। इसीलिए इसको कहेंगे कि ये जो शेषफल r है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा, भाजक से छोटा। भाजक जैसे 7 है तो भाजक से छोटा यानी छेदक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। यही कंडीशन है। क्लियर? अब समझ में आया? अब यहां देखो, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर, ठीक है, ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं, सिर्फ वही Q और R विद्यमान है, Q और R है कि ये जो है इस रूप में हो जाएगा। कोई दो संख्या है, मान के चलते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे 36 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, ये दो संख्या लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला को ए बोल दो और छोटा वाला को बी बोल दो। क्लियर? अब ये जब दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा तो कहते हैं कि Q और R ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है। तो देखो, जो इस रूप का होगा, मतलब जैसे हम लोग 20 से अगर ऐसे 20 से 36 को भाग करेंगे तो कितना बार में? 20 का 20 हो गया। अब कितना बचेगा शेषफल? यहाँ 6 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ कितना हो गया? 1 बच गया, 16 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा ये Q है और ये R है। A और B दिए रहने पर ये Q और R अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है ना? बिल्कुल है। तो बस यही बात कह रहा है। तो इतना हम लोग घुमा फिरा नहीं करेंगे, सिंपल समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो जो हम लोग भाग सीख करके आए हैं अब तक। ठीक है, A बराबर बी क्यू जोड़ आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या है ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये सिद्ध किया हुआ कथन है, ऐसा ही होता है। और इसमें कंडीशन क्या है? तो जो r है ये b से छोटा होता है, दूसरा ये जो r है ये 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। ये हमारा कंडीशन है। क्लियर कट? बस इतनी सी बात है। ठीक है, समझ में आई बात? r कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। कहाँ क्या होता है अभी बताया? बीच वाला a होता है भाजक, सॉरी भाज्य, ये बगल वाला b होता है भाज्य, और इधर वाले को q बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल r। इतना तक क्लियर हो गया होगा? अब
इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके जब हम लोग HCF ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे, तो जो ज्ञात करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस पूरे विधि को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्लियर? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझ में आ गया? ये जो कथन है ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके जो हम लोग HCF ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? HCF, मौसो जो निकालेंगे ना, तो जो मौसो निकालने का जो तरीका है, जो विधि है, उस पूरे विधि को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलेंगे। ठीक है, ये उदाहरण में क्लियर और हो जाएगा। लगे रहो, उदाहरण में जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये आसानी से और ज्यादा समझ में आया जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझ में आ गया? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? A बराबर BQ जोड़ R, ये हमारे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। अगर इसका परिभाषा को याद रखोगे तो बोलेंगे दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ जोड़ R, और R जो है 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। पुनः R जो है B से हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल याद रखना, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके जब हम लोग HCF निकालेंगे तो वो पूरा प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलेंगे। ठीक, तो ये पहला गुण हम लोगों ने समझा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसको कलन विधि भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यूक्लिड बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? देखो, अभाज्य गुणनखंड करना तो सिखा चुके हैं, सिखा है ना? अभाज्य गुणनखंड करना सिखा है कि नहीं? सिखा दिए। अब एक बार फिर से देख लो, या अभी हम लोगों ने क्या 36 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करके देखा। ठीक है, देखो जैसे हम लोग, अच्छा इसको पहले पढ़ लो फिर आगे बता रहे हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब समझो, यहां भाज्य संख्या है, कोई एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं, ले लेते हैं 75 भाज्य संख्या है, क्योंकि एक भाग लग जाएगा, है ना? भाज्य और अभाज्य संख्या तो मैं आप लोग को बता चुका हूं, पुनः एक बार देख लो। भाज्य संख्या क्या होता है? सिंपल भाषा में जो किसी संख्या से कट जाए, भाज्य संख्या। जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या है ना। दूसरा तरीका ये है कि भाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 ठो से ज्यादा गुणनखंड हो। जिसका केवल 2 ठो गुणनखंड होगा उसको अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 का केवल 2 ही गुणनखंड हो सकता है, या तो 1 या 2। कहने का मतलब है ये जो 2 है या तो 1 से भाग लगेगा या फिर खुद से भाग लगेगा। 2 से, जो खुद से और 1 से भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या। जो किसी और से भी भाग लग जाएगा वो भाज्य संख्या। 3 की अगर बात करेंगे तो ये 3 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। ठीक है, अगर 5 की बात करेंगे तो ये 1 से भाग लगेगा और खुद 5 से भाग लगेगा, किसी और से भाग तो लग सकता नहीं है।
वहीं अगर हम 6 की बात करेंगे तो ये 6 1 से तो भाग लगेगा ही, 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, और ये खुद से तो भाग लगेगा ही। देखो, खुद एक और खुद के अलावा भी ये 2 और 3 से भाग लगता है, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस संख्या के बारे में? भाज्य संख्याओं के बारे में। अब चलो एक सूची बना लेते हैं। 2, 3, 5, 7, सॉरी 11, 13, 17, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। वहीं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सारे भाज्य संख्या हैं। ठीक है, एक जो है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, सिर्फ एक। ठीक है, तो देखो जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इस 75 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे? 3 से कट जाएगा ना, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, पुनः ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यानी 75 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 तो 5 है ना, तो 5 पर पावर 2 लिख देंगे, 205 है तो पावर में 2 लिख दिए। तो देखो यहां ध्यान दो, ये 75 भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को हम लोगों ने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। 3 मेरा अभाज्य संख्या, 5 मेरा अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इसको किस रूप में लिखा? गुणनफल के रूप में लिखा है ना। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। पहला क्लियर हुआ। प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे ये 75 भाज्य संख्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया। गुणनखंडित यानी गुणनखंड कर दिया ना, किया जा सकता है, सो हम लोगों ने कर दिया। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तथा यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब देखो, इस ध्यान दो, हमने इसको 3 गुना 5 पर स्क्वायर कर दिया। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं। कोई ऐतराज है क्या? हम लोगों ने 3 गुना 5 पर स्क्वायर या 5 पर स्क्वायर गुना 3, वही आ जाएगा। तो वही कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, पहले 3 उसके बाद 5, पहले 5 उसके बाद 3, तो इसका क्रम को अगर हम उल्टा पुल्टी कर देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? यही है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। सिंपल भाषा में अभाज्य गुणनखंड करना आता है? बिल्कुल आता है। अभाज्य गुणनखंड कर दो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हो गया, वही हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग √2, √3, √5 आदि संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो है परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होगा, ये हम लोग उदाहरणों से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल से हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं। पहले हम लोग उदाहरणों को कंप्लीट करेंगे। उदाहरण और अभ्यास प्रश्नावली दोनों को ही हम लोग साथ साथ में क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। लाइव क्लास में ले नहीं सकता,
क्योंकि यहाँ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। गांव में जानते ही हैं नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। लाइव करेंगे तो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा अच्छी तरह से, तो फिर उसमें भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कमेंट के जरिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों का जो भी डाउट हो उसको क्लियर करता चलूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।